EMA, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। EMA फुल फॉर्म है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। स्टार्ट कर रहे हैं भाई वापस। यार अब मैं यहाँ पर आया, मैं एक बार ना RSI अब हटा देता हूँ, हम पढ़ चुके हैं। चार्ट भी मैं रिमूव कर देता हूँ, पेटीएम पे। अगेन मैं इंडिकेटर के कॉलम में जाऊँगा, यहाँ जाकर EMA लिख दूंगा। आगे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, पहले नंबर पे स्टार मार्क है। इस पर खोलूँगा जैसे ही मैं, तो आप देखोगे चार्ट पे एक अजीब सी लाइन जो कि अभी तक नहीं थी वो आ गई, दिख रही है? ब्लू कलर की, ब्लू कलर की लाइन सी आ गई। अगर नहीं दिख रही तो मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए उसको मोटा कर दूंगा। अभी तो रैंडम लाइन ही खुल के आती है। अब दिख गई? ठीक है, जो अभी तक पहले नहीं हुआ करती थी हमारे साथ चार्ट पे। तो सबसे पहले मैं इसकी सेटिंग में जाऊंगा, सेटिंग में इनपुट्स में जाऊंगा। यहाँ 9 लिखा है, यहाँ पर कितना कर दूंगा? 200 करूंगा। सबसे पहले बताऊंगा यार, बताऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये अपना मूविंग एवरेज। क्रॉस ओवर कौन बोल रहा है? ये आपकी मूविंग एवरेज ओपन हो गई, 200 की है। अब जान लेते हैं ये क्या है भाई। मैंने इनपुट में क्या डाला था? इनपुट में 200 डाला था, 200 डाला था। तो ये कौन सी EMA बन गई? 200 EMA। इसका मतलब ये है, जो ये लाइन आ रही है, ये आपको पिछली 200 कैंडल्स का एवरेज प्राइस बता रही है। 200 ही क्यों बता रही है भाई? क्योंकि मैंने 200 डाला है। अगर मेरे को 10 देखना है तो मैं 10 डाल दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस केस में, राइट। मैंने 200 इसलिए डाला है क्योंकि मेरे को 200 देखना है, पिछली 200 कैंडल्स का एवरेज। कौन सी कैंडल्स भाई? अगर 15 मिनट पे लगा रखा है तो 15 मिनट की 200 कैंडल पिछली, डेली पे लगा रखा है तो पिछले 200 दिनों की कैंडल, राइट। वो टाइम फ्रेम से आपको पता लग जाएगा, राइट। 200 कैंडल का एवरेज प्राइस दिखाता है। अब सर इसका करना क्या है? देखो बहुत सारी इस दुनिया के अंदर ना EMA की स्ट्रैटेजीज बनी हुई हैं, राइट। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है। अगर आप एक बार यूट्यूब खोलते हो, उस पर घर जाके देखना, एक बार यूट्यूब खोलना, उसमें डालना EMA गोल्डन क्रॉस ओवर, डेथ क्रॉस ओवर, वो दुनिया भर की EMO की स्ट्रैटेजी आपको बताएंगे। क्या स्ट्रैटेजीज है मैं भी आपको बता देता हूँ, राइट। इसमें चेंजेस हो सकते हैं लेकिन लॉजिक यही होगा। वो स्ट्रैटेजी है, एक बार समझ लो, 3 EMA लगा देंगे, कोई भी रैंडम मैं आपको बता रहा हूँ। एक सबसे छोटी, मतलब एक मान लेते हैं मैंने ले लिया 9, एक ले लिया 50 या 18, एक ले लिया मैंने 50 या 100 भी लेते हैं तो 200 भी ले लो, वो मर्जी है आपकी, राइट। वैसे तो ये ऐसा ज़्यादा बढ़िया है, 9, 50 और 100 इस तरीके से रख लो, ठीक है। अब क्या होगा? 100 वाली का ज़्यादा काम नहीं है। जब भी कोई छोटी EMA, मैं ना 9 EMA को बनाऊंगा रेड कलर से, और 50 EMA को बनाऊंगा किससे? ग्रीन EMA से। ये 50 EMA जा रहा है। जब भी 9 EMA 50 EMA को ऊपर से काटेगा तो यहाँ क्या करना है? शॉर्ट करना है, राइट। अगर ये आपकी 200 जा रही, ये 50 जा रही है, अगर ये नीचे से काटेगा तो क्या करना है? बाय करना है। अगर इनके 100 EMA ऊपर जा रही है तो वहां तक का टारगेट बना लेना। यहाँ जब शॉर्ट मारा था, अगर इनके 100 EMA नीचे है तो वहां तक का टारगेट बना लेना। अगर ऊपर नीचे नहीं है तो अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस से टारगेट बना लेना। ये ऐसी स्ट्रेटजीज बहुत सारी है। यहाँ पर 9 की जगह आप 18 लिख लो, 18, 50, 200 कर दो, वो भी यही काम करेगी। इसी ऑर्डर में होगी, एक सबसे छोटी, एक उससे छोटी, एक सबसे छोटी, एक उससे बड़ी, एक उससे बड़ी, भाई 18, 50, 200। ऐसे बहुत सारे यूट्यूब पे पड़ी है, मिलियंस ऑफ वीडियोस पड़ी है आप, जिसमें क्रॉसओवर स्ट्रेटजीज देखोगे। किसी काम की अगेन नहीं है, सिंपल बता देता हूँ 200 EMA को कैसे यूज़ करना। अगर ट्रेड सही करना चाहते हो, 200 EMA विल एक्ट एज अ माइनर डिमांड एंड सप्लाई zones on 15 मिनट, 1 hour and 1 day, ठीक है। No movements for the day. 200 EMA will act as a minor demand and supply zones on a 15 minute, 1 hour and daily. माइनर यहाँ पर एक चीज़ लिखी है, मतलब हम इसकी डिमांड एंड इस पे जो बेसिकली सिंपल ये लाइन जा रही है आपकी, मान लेते हैं 200 EMA, प्राइस इस पे ऊपर से आता है तो ये क्या एक्ट कर सकती है ऐसा? बताओ। शॉर्ट क्यों करोगे? प्राइस ऊपर से आया इस पे तो ये डिमांड बनेगी या सप्लाई बनेगी? अरे भाई ये डिमांड की तरह एक्ट करेगा, डिमांड की तरह एक्ट करेगा। अगर प्राइस मान लेते, चलो तोड़ दिया इसको, ये आ रहा है, अब ये क्या एक्ट करेगी?
वैसे तो पीछे नहीं जाएगा चार्ट, ऐसे आगे ही जाएगा, लेकिन अगर ये आया दोबारा तो ये अब क्या एक्ट करेगी, जब तक भाई कोई भी, सिंपल सी बात है, कोई भी प्राइस अगर किसी लेवल के नीचे है तो वो सप्लाई है, प्राइस अगर किसी भी लेवल के ऊपर है, आपने एक लेवल बनाया, प्राइस उससे ऊपर ट्रेड हो रहा है तो वो डिमांड है, राइट। तो इस तरीके से एक्ट करेगा। लेकिन क्या माइनर का मतलब ऐसा नहीं करना, अगर इस पे आ रहा है तो आप बाय कर लोगे, इस पे आ रहा है तो आप सेल कर दोगे, ऐसा नहीं करना। कैसे कर सकते हो, मान लो आपने यहाँ तक, यहाँ से शॉर्ट मारा हुआ है तो यहाँ तक का टारगेट ले लो, माइनर यूज कर रहे हैं, राइट। टारगेट्स लेने के लिए, स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपने क्या करा, यहाँ पर आप एंट्री बनाई, ये आपका स्टॉप लॉस आप सेट कर रहे थे और ये टारगेट लगा रहे थे, आपने देखा मूविंग एवरेज यहीं से जा रही है, आपने क्या करा, ये स्टॉप लॉस उठाकर क्या कर दिया, ये कर दिया। कोई प्रॉब्लम है क्या? इस तरीके से जनरल यूज कर सकते हो। एक चीज और, ये मेन जो आएगी, मान लो 200 मूविंग एवरेज प्राइस आया, अब यहाँ पर आपको अगर शॉर्ट करना भी है तो शॉर्ट करोगे क्या, क्योंकि ये कभी कभी डिमांड की तरह एक्ट करती है, तो शॉर्ट तो नहीं करेंगे, वेट कर लेंगे प्राइस एक्शन आगे का फॉर्म होने का। एक बारी चलते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर इस पे किसी को बाय करने की इच्छा है भी तो इस पे ट्रैप वाली लिक्विडिटी पता है, ट्रैप कॉन्सेप्ट पता है ना हमको, तो क्या होगा, ये डिमांड की तरह एक्ट कर रही है, प्राइस आया, तोड़ दिया है मूविंग एवरेज को, वापस ऊपर घुसता है तो हम बाय कर सकते हैं। वैसे अगर सेम केस विद सप्लाई, तोड़ के वापस नीचे घुसता है तो हम कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं करेंगे। अगेन किस में देखोगे, किस में देखोगे, ये तो बैंकिंग खुल गए सारे। हैवेल्स अगर आप देखते हो तो यहाँ पर ये ऐसा डिमांड एक्ट करा है क्या, राइट। यहाँ पर देखो अगेन फेल हो गया यहाँ पर एक्ट करना, जब प्राइस ऊपर आ रहा था तो ये क्या एक्ट करना चाहिए था, एज आ सप्लाई, बट वो फेल हो गया, ब्रेक कर गया, यहाँ पर काम कर गया। यहाँ पर देखो पूरे इस जोन में फेल है क्या, फेल है, नहीं करा, यहाँ पर भी फेल है, ऐसा डिमांड का प्राइस ऊपर से आ रहा है, डिमांड नहीं एक्ट कर पा रहा, प्राइस नीचे से घुस रहा है तो सप्लाई एक्ट नहीं कर पा रहा, रेजिस्टेंस नहीं दे रहा, रेजिस्टेंस नहीं दिया ना इसने। देखो अगर आप लेट सपोज यहाँ पर शॉर्ट मारते, ये सप्लाई की तरह एक्ट करेगी, प्राइस नीचे से आ रहा है क्योंकि 200 EMA है, राइट। हमने बोला था भाई 15 मिनट, 1 आवर और डेली, तो ये कौन सा खोला है हमने, 1 आवर खोला है, ये प्राइस नीचे से आ रहा है तो ये रेजिस्टेंस बनना चाहिए, तो नहीं बना ना, उसकी रिस्पेक्ट हो रही है कि देखो प्राइस ना सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है ना रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। यहाँ पर करा क्या, यहाँ पर कर गया ना भाई, यहाँ पर अगर बाइंग कर बनाते तो काम हो जाता, यहाँ पर बनाते तो नहीं होता, यहाँ पर भी नहीं होता, यहाँ पर भी इस इधर करा क्या, देखो नहीं करा, राइट। क्या इधर कर गया भाई, ट्रैप पे एंट्री कर सकते हैं हम, हमें पता है, तो अगर मैं इसको चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरी एंट्री हो सकती थी, राइट। अगेन ये टच नहीं करा, वरना यहाँ पर भी कर सकते थे। ये देखो अगेन दिस एंट्री, भाई देखो ये डिमांड है, प्राइस ने तोड़ा, तोड़ के अगली कैंडल ऊपर क्लोज करती है तो एंट्री नंबर 1, रीटच करती है तो एंट्री नंबर 2, राइट। सिंपल डिमांड एंड सप्लाई वाली प्रॉपर्टीज है, बस ऐसे ही इस पे बाय मत करना। मैक्सिमम बारी हमने देखा था क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, राइट। तो इसको एज अ माइनर चीज़ों के लिए ऐड करना कि लेट सपोज मैंने यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन देख के शॉर्ट करा है, मैं ना टारगेट क्या बना रहा था, मैं ये बना रहा था, ठीक है, लॉजिकल है, लेकिन मैंने क्या देखा कि 200 मूविंग एवरेज यहाँ से गुजर रही है, तो क्या ये कभी कभी एज अ डिमांड एक्ट कर जाती है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, मैं T1 एंड T2 कर दूंगा। इससे क्या होगा, जब ये T1 पे आएगा तो मैं इसको आकर ऑब्जर्व कर सकता हूँ, क्या देख लूंगा ना भाई आकर कि यार अगर यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी कर रही है, तो मैं एग्जिट कर दूंगा भाई, T1 लेके निकल सकते हैं, राइट। तो मैं T1 लेके निकल जाऊंगा, उस केस में बेनिफिट भी रहता, राइट। तो इस तरीके से आप चीज़ों को देख सकते हो, राइट। चीज़ें बुक अब ऐसे ही इस तरीके से समझ लो कि यार आपने अगेन यहाँ पर किसी रीज़न से शॉर्ट मारा, आप टारगेट बनाने की सोच रहे हो, ये बनाने की सोच रहे थे आप टारगेट, आपने क्या देखा कि इससे जस्ट ऊपर क्या जा रही है, तो आप यहाँ लगा लो, T1 लगा लो, ये T2 लगा लो, कि ऐसा ना हो कि बिना मतलब के प्राइस यहाँ तक ना आए, यहाँ तक आकर वापस चला जाए, तो आप फिर रिग्रेट करोगे, फायदा नहीं कि मैंने बुक नहीं करा। तो इसको यूज कर सकते हो माइनर चीज़ों के लिए, इस बेसिस पे मैं बाय एंड सेल नहीं करूँगा, राइट। दोस्तों मेरी इतनी थी, अगर आप कहते हो तो मैं आपको एक SIP की स्ट्रेटेजी दे देता हूँ जो आप 200 EMA से यूज़ कर सकते हो, राइट। लेकिन ये स्ट्रेटजी इस दुनिया की बेस्ट स्ट्रेटजी इन्वेस्टमेंट की नहीं है, ये वो स्ट्रेटजी है जिसको कुछ नहीं करना, इन्वेस्टमेंट करनी है, लेकिन कोई ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना, अपना आलस वाला बंदा है तो वो इसको फॉलो
करके अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकता है अच्छी। लेकिन किस फॉर्मेट में होगी? SIP क्या होती है? ठीक है, इसमें क्या होता है? डेली वीकली कुछ भी कर सकते हैं भाई जो भी आपके इनकम है, लेट्स सपोज आप 1 लाख रुपीज़ पर मंथ कमाते हो, आपने सोचा यार मैं 10,000 रुपये महीने का सेव करना चाहता हूँ या बेसिकली इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो आप क्या करोगे? आप किसी कंपनी को बोल दोगे राइट, मेरी SIP कर दो 10,000 रुपये महीने की, वो अपने आप आपके अकाउंट से हर महीने वो मैंडेट लग जाता है राइट, मैंडेट लग जाएगा, हर महीने 10,000 रुपये अपने आप डिडक्ट हो जाएंगे और वो इन्वेस्ट हो जाएंगे राइट। दिस इज SIP। अगेन इस तरीके से SIP भी आप नहीं करोगे इसमें, और मैं आपको बता रहा हूँ SIP करने की ज़रूरत नहीं है आपको किसी कंपनी के थ्रू। देखो कंपनी में ना बहुत सारे डीमेरिट्स होते हैं, अगर कंपनी से कराओगे, कंपनीज के लिए मैंडेटरी है कि जो भी आपसे वो फंड ले रही है सेम डे पे मार्केट के अंदर वो फंड डिप्लॉय होना चाहिए। क्या ये बात जानते हो आप? इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स के लिए, आप SIP जो करवा रही है उन कंपनीज के लिए, कि मान लेते हैं आज आपने 10,000 रुपये मेरे को दिए, मैंने आपके बैंक अकाउंट से ले लिए सुबह 10,000 रुपये, तो विद इन 24 आवर्स वो 10,000 रुपये मेरे को मार्केट में इन्वेस्ट करने हैं राइट। तो इट इज़ मैंडेटरी फॉर देम। अगर मार्केट ऑल टाइम हाई चल रही है वो इन्वेस्ट तो तब भी करेंगे, यस और नो? उनके लिए तो मैंडेटरी है। और क्यों है मैंडेटरी ये बताओ? बिल्कुल भाई, ये 10,000 रुपये नहीं है, ये 10,000 रुपये है कितने? 2 करोड़ जनता के राइट, ये 10,000 रुपये है 2 करोड़ जनता के भाई। तो अब उस हिसाब से लगाओ, या और भी LIC की बात करोगे और बड़े म्यूचुअल फंड हाउस के, हम विद इन 24 आवर्स कर देंगे वो आपको काम, क्योंकि वो आपके फंड्स का, हर्षद मेहता स्कैम में भी तो यही हुआ था। अरे वो बिजनेस का पैसा है आपके, अगर वो आपसे ले रहे हैं ना, आप इंडिविजुअल फर्म नहीं चला रहे, आप अगर किसी भी तरीके से जनरल पब्लिक का प्रॉफिट पैसा उठा रहे हो, उनका पैसा एक भी नहीं है। आप अगर उनका पैसा है तो वो रख सकते हैं, जैसे आज के डेट में वॉरेन बफे के पास भी इतना सारा फंड्स पड़ा है, वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे, लिक्विड कैश है, वो ये कह रहे हैं कि यार अभी राइट टाइम नहीं है, क्योंकि वो उनकी इंडिविजुअल फर्म है, उनके पास पब्लिक का फंडिंग नहीं है राइट। वो दे आर नॉट मैनेजिंग हेज फंड। अगर आप एक हेज फंड चला रहे हो तो उसके इसमें क्या होगा ना, आपके लिए मैंडेटरी रहेगा कि आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लिक्विड फंड नहीं रख सकती कंपनी, किसी किसी केसेस में, किसी किसी क्लाइंट्स में अलग डिस्क्लोजर फॉर्म साइन कराकर अलग तरीके से प्रोसेस करके लिक्विड रखेगी। ऑब्वियसली दे ऑल्सो नीड लिक्विड कैश इन देयर बिजनेस ऑल्सो राइट। बट अगर आप अभी अपनी SIP कराते हो, नॉर्मल मान लो मैं ज़ेरोधा पे गया, ज़ेरोधा पे SIP खोली मैंने, और मैं जनरल पब्लिक इसी तरीके से करा रही हूँ, सबसे बड़ा फंड ही किसका है? जनरल पब्लिक का है। नॉर्मल SIP करा रहे हैं तो उस केस के अंदर जिस डेट पे आपका पैसा डिडक्ट हो रहा है, विद इन 24 आवर्स आपको वो पैसा, वो मैंडेटरी है कि वो इन्वेस्ट करेंगे। पैसा म्यूचुअल फंड्स का है, आपका पैसा हुआ ना, आपका आजकल जो सरप्लस वाले पैसों की बात कर रहे हैं। हाँ आजकल बोल रहे हैं कि 30,000 40,000 करोड़ रुपए लिक्विड कैश पड़ा है म्यूचुअल फंड्स के पास। हाँ कई एनालिस्ट बोल चुके हैं। हाँ देखो वो इंतजार कर रहे हैं, वो लगा नहीं रहे पैसा, नहीं लगा रहे, वो हो सकता है किसी और स्कीम के अंदर काम कर रहे हो, जरूरी थोड़ा है। तो कह रहे हो ना, रख नहीं सकते। अरे सिर्फ म्यूचुअल फंड अपना SIP का पैसा है, क्लाइंट का पैसा है, पैसा तो क्लाइंट का होगा, SIP के अंदर नहीं है राइट। SIP में नहीं रख सकते आप राइट। और बाकी चीज़ों के अंदर भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जिसके अंदर आपको पूरा दिखाना पड़ेगा वो कैश क्या कर रहे हो उस फंड का भी, आप आपके अकाउंट में होने चाहिए वो मैंडेटरी। अगर वो निकले हुए आपके कंपनीज में नहीं दिख रहे तो वो एक अगेन सेबी का लीगल, वही लीगल मैटर हो जाएगा वो, क्योंकि यही तो मेन हुआ था कि ये फंड, अब देखो ना, लेट सपोज इतना सारा 1000 CR है, मैंने एक हफ्ते का ही गैप ले लिया भाई, मैं ज़्यादा नहीं भाई 0.5 ही बनाया, रिस्क भी तो ज़्यादा नहीं ले सकता ना, ज़्यादा तो मैं ऑप्शन थोड़ा कर लूँगा उसमें जाकर राइट। 5 CR बना, अपना हो गया काम यार, इसी में पहला प्रॉफिट तो निकल गया हमारा। आप साथ जो उससे अलग लेंगे, जो ये कंपनीज आपसे कमीशन लेगी वो अलग है भाई राइट। तो कब सब, और अपने को कोई दिक्कत नहीं है, इमीडिएट इन्वेस्ट हो रहा है। दिक्कत ये है कि अगर ऑल टाइम हाई है ना, तो वो ऑल टाइम हाई में ही पैसा जाएगा, जो डेट पे कर रहे हो उसी डेट पे हो जाएगा। तो आप क्या करो ना, खुद से SIP कर लो, मैं ये फॉलो करता हूँ भाई, खुद से कर लो। खुद से कैसे करना है? डेली करना है। मैं क्या, लेट सपोज आपकी इनकम 1 लाख रुपीज़ पर मंथ है, आप कमा रहे हो, आपको लगता है यार कि आप तभी इसमें से एक छोटी है तो 20,000 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आप क्या करो ना, हर महीने 20,000 निकालो तो सही, लेकिन क्या डालने मैंडेटरी है हमारे लिए? नहीं, वो साइड कर लेना, साइड कर लिए राइट। अब लेट सपोज 1 2 3rd मंथ में मैंने एक निफ्टी में लेट सपोज 300 पॉइंट्स की, 400 पॉइंट्स की एक फॉल आई, जो जनरल फॉल है, क्रैश नहीं है 400 पॉइंट में, 14,000 तो नहीं गई ना भाई वो, जो लोग बोल रहे हैं राइट। तो वो एक नॉर्मल 400 पॉइंट की इलेक्शन का टाइम पे गिरी थी राइट। उस टाइम पे मैंने क्या करा, 3 महीने का इन्वेस्ट ये पूरा फंड एक साथ एक बेटर पॉइंट पे, रैदर देन बाइंग ऑल टाइम हाई, मैंने एक बेटर
पॉइंट पे करा। अब ये यहाँ से ये नहीं चाहिए मेरे को, ये अगर ये भी कर देगा तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आई एम इन्वेस्टर ओवर हियर, राइट। मेरे पास कोई स्टॉप लॉस का गेम नहीं है अब उस केस के अंदर। तो आप कर सकते हो इस तरीके से SIP खुद से। 200 मूविंग एवरेज का क्या रोल रहेगा इसमें, इस स्ट्रेटेजी का एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है, टॉप स्टॉक्स इन देयर सेक्टर, मतलब जो भी अपने सेक्टर के टॉप स्टॉक्स है उन्हीं पे ही एप्लीकेबल होगी। लेट सपोज अगर मैं बात करता हूँ IT, TCS, 2-3 पकड़ लो, 2-3 पकड़ लो, ठीक है बस, इससे ऊपर नहीं। अब कोई इन्फो एज, LNT, माइंट्री, नहीं, उस पे नहीं, जो अपने सेक्टर के टॉप 3 है उसको पकड़ो। ऐसे ही फार्मा, डॉक्टर रेड्डी है, एबॉट नहीं है ज़्यादा बड़ा, एबॉट का मार्केट कैप से देख लेना, अगर डाउट हो रहा हो ना तो देख लेना, जिसकी सिप्ला है, लुपिन है, अरबिंदो फार्मा, वो भी छोटी है इन लुपिन वगैरह से। तो अपने सेक्टर के टॉप स्टॉक्स के अंदर आप इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हो। कैसे करोगे, ये 200 मूविंग एवरेज जा रही है, जब कभी भी आपका स्टॉक 200 मूविंग एवरेज 1 डे टाइम फ्रेम पे, इन्वेस्टर हो गए, बड़ा टाइम फ्रेम देखोगे, 1 डे टाइम फ्रेम पे 200 मूविंग एवरेज तोड़ता है नीचे, वापस ऊपर घुसता है, तो एंट्री 1 एंड एंट्री 2 लिक्विडिटी वाले हिसाब से आप लोग बाय कर सकते हो। सेल तो करोगे नहीं एज ए इन्वेस्टर, शॉर्ट का तो प्लान है ही नहीं हमारा कुछ भी। तो आप बेसिकली EMA पे डेली टाइम फ्रेम पे बियर ट्रैप पे एंट्री कर सकते हो, अपनी एक SIP मार सकते हो। लेट सपोज मेरे पास फंड हो गया था 3 महीने के अंदर 20,000 के हिसाब से 60,000 रुपये, एंड आई विश कि मैं इसमें से 20,000 रुपीज़ के क्या लेने थे मेरे को, फार्मा वाले शेयर। ये लेट सपोज है भाई TCS है, या कोई हटा दो, फार्मा का कोई ले लो, डॉक्टर रेड्डी ले लो, या कुछ भी ले लो जो भी आपको चाहिए। हाँ, ITC लेना था मेरे को, वेरी गुड। स्टॉक्स का पैसा कम है तो स्टॉक का इसका प्राइस भी कम है, ये क्वांटिटी अच्छी आ जाएगी, कल को स्प्लिट बोनस मिलता है तो काम हो जाएगा मेरा, राइट। तो ITC में बाय करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या करा, 20,000 रुपये इसमें से निकाले ITC में डाल दिए, मेरी एक SIP हो गई। अभी मेरे पास बाकी स्टॉक्स के लिए भी अब हो सकता है अगले महीने फिर मेरे पास क्या होगा, हो सकता है ITC ना आए, अब टाटा मोटर आ जाए, टाटा मोटर इज परफॉर्मिंग गुड राइट नो, या टेक महिंद्रा आ जाए, राइट। तो अब क्या करूंगा मैं, टेक एम ले लूंगा 20,000 रुपये से। अब लेट सपोज अगले उस पर एक्सेस आ जाए या ICICI मिल जाए, HDFC तो यार वो हिलता नहीं है, वो हाथी अगेन, वो मेरे को पसंद ही नहीं है पर्सनली स्टॉक भाई, रिटर्न्स ही नहीं है उसके अच्छे, मतलब वो यही है बिल्कुल। SBI आ गया एग्जैक्टली, जो थोड़े से नीचे। HDFC ऑब्वियसली टॉप में आता है, लेकिन हम उसका ये भी तो देखेंगे ना, वो हिलना भी तो चाहिए यार। सेकंड पे क्या है, ICICI, तो उसको रख लो, SBI रख लो, PSU में आ जाएगा, एक कोटक के एक्सेस में से रख लो, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कैसे करना है, अगेन डेली टाइम फ्रेम की 200 मूविंग एवरेज नीचे टूट जाएगी, ऊपर घुसेगी, एंट्री 1 है, रिटच करेगी, एंट्री 2 है, दोनों में से एक ही बार मारना है SIP। अगर 1 पे मार दी तो 2 पे मत मारना, 2 पे या फिर सिर्फ 2 पे मारना, दैट्स इट, राइट। एग्जाम्पल